नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गर्भिणी पादशोफ के बारे में। तो जैसे कि ये बहुत ही कॉमन समस्या है। बहुत बार ऐसे रुग्ण आते हैं जो बताते हैं कि गर्भावस्था में या गर्भिणी में पैरों में सूजन आ रही है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग ट्रीट करें। तो आज के इस सत्र में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। गर्भिणी शोफ, आयुर्वेद में शोफ व्याधि का आचार्य ने बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन किया है। बट गर्भिणी शोफ ये जो है ये थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें हमें सोचना होगा, क्योंकि जैसे गर्भावस्था में अलग प्रकार से सारे ये एक्टिविटीज होती है, उसी के चलते थोड़ी सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसकी बदल जाएगी। आचार्यों ने किस प्रकार से इसका जो क्लासिकल रेफरेंस है इसके बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी। क्लासिकली आचार्य चरक ने त्रिशोथी अध्याय में और क्षवतु चिकित्सा अध्याय में शोफ व्याधि के बारे में वर्णन किया है। गर्भिणी शोफ के बारे में उन्होंने खासकर कुछ अलग से वर्णन नहीं किया है, अलग से इसको उन्होंने कुछ व्याधि के रूप में नहीं बताया है, बट गर्भिणी उपद्रव के रूप में या जो एक प्रकार से सारे टॉक्सिमिया होता है, प्रेगनेंसी जन्य विषमयता जो है, उसमें जो 3 मुख्य लक्षण बताए, प्री एक्लैम्सिया वगैरह, तो इसमें शोफ की गणना की है। गर्भिणी उपद्रव में या गर्भिणी व्याधि में इसका उल्लेख आया है, बट इसकी चिकित्सा को लेकर खास कुछ निर्देश नहीं है। कुछ कम ही निर्देश वैसे तो मिलता है, बट फिर भी हम लोग किस प्रकार से इस गर्भिणी पादशोफ यानी फीटल एडिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को सोच सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और इसी के साथ किस प्रकार से इसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हम लोग अपनाएंगे ये भी आज मैं बताऊंगी। तो त्रिशोफी अध्याय में चौथु चिकित्सा में इसका वर्णन किया गया है। गर्भ संपीड़न यानी एक शोफ का कारण है, गर्भ का संपीड़न होना, ये भी एक शोफ का कारण बताया है। अभी आचार्य चरक ने त्रिशोफी में बताया है, आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है कुछ कि ये गर्भिणी शोफ में या पादशोफ के बारे में। अष्टांग हृदय में भी शौतु चिकित्सा में इसका वर्णन आया है। हरित संहिता में गर्भोपद्रव में यानी गर्भोपद्रव में ही सारे आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। हरित ने गर्भोपद्रव में इसको बताया है, काश्यपाचार्य ने भी गर्भोपद्रव में ही इसको वर्णन किया है। योग रत्नाकर ने गर्भ रोग की चिकित्सा में इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से सारे क्लासिकल रेफरेंसेस अगर देखें तो किसी भी आचार्य ने खासकर इसका विशेष वर्णन नहीं किया है, केवल एक उपद्रव के रूप में, गर्भ के उपद्रव के रूप में ही इसको बताया है। आचार्य ने रसरत्न समुच्चय में गर्भिणी शोफर लेपों का वर्णन किया है, और वहां पर हमें पता चलता है कि ये गर्भिणी शोफ भी एक किस प्रकार से खास लेप के बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अभी देखिए शोफ व्याधि के बारे में जैसे अगर बात करते हैं तो शोफ यानी सूजन क्यों आती है? उदकवा स्रोतस की दृष्टि का ये एक लक्षण है शोफ, यह सूजन आने की कई सारे इंडिकेशन है। थोड़ी बहुत सूजन आना ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। हम लोग देखते हैं कि कई बारी हम लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत मतलब ज्यादा कंटिन्यू ट्रैवलिंग हमने की, एक बस वगैरह में या ट्रैवल्स में वगैरह बैठ जाते हैं ना, तो कई बारी लोग बोलते हैं कि पैरों में सूजन आती है, या फिर सूजन आती है फिर 1-2 दिन में अपने आप कम हो जाती है। ये तो ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से लॉन्ग टर्म सीटिंग या एक ही जगह पर वॉकिंग करना या ट्रैवलिंग करना ये भी सूजन का कारण होता है, जो कि प्रेशर चेंजेस की वजह से हो सकता है। तो ये ठीक है, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होती। शोफ ये 2 प्रकार का भी होता है, पीटिंग एडिमा, नॉन पीटिंग एडिमा। तो जैसे कि शोफ, पाद में शोफ या पैरों में सूजन आती है, या कई जगह पर ऐसे सूजन अगर आ जाती है तो हमें हृदय के विकार या फिर किडनी के विकार या यकृत के विकार या इन सभी जो मेन हमारे मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है इनमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि इनकी समस्या के चलते ही ये सूजन आ सकती है। जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है या ब्लड सर्कुलेशन है, जैसे गर्भावस्था में सूजन क्यों आती है? जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्भावस्था में गर्भ के कारण गर्भिणी का वजन काफी मात्रा में बढ़ जाता है, और इस वजन के चलते एक प्रकार से ब्लड के अंदर में जो भी सारे कंस्टिट्यूशन है उसमें भी बदलाव आता है, और इसका एक प्रेशर हार्ट के ऊपर आता है, लोड आता है, इसीलिए सर्कुलेशन के समय हृदय को अधिक मात्रा में काम करना पड़ता है, जिससे के कारण कई बारी हाइपरटेंशन या थोड़ा सा गर्भिणी में ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये भी समस्या को हम देखते हैं। तो ये सारा फिजियोलॉजिकल ही है। बट अगर ये शोफ
कंटिन्यू है, या इस शोफ के साथ अगर कुछ अलग से लक्षण दिखते हैं, जैसे कुछ हेडेक है, या चक्कर का आना है, या पेट में दर्द है, वीकनेस है, ऐसे कुछ अलग लक्षण आपको दिखते हैं, तो आपको तुरंत वहां पर वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अगर ये शोफ आता है फिर चला जाता है, ऐसे मतलब कंसिस्टेंटली अगर नहीं है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं होती है। वेट बढ़ने के कारण या कुछ हम लोग घरेलू उपचार भी कर देते हैं ना, तो भी इसमें हमें आराम मिल सकता है। तो शोफ के कई सारे प्रकार है, जैसे कि एक वित्त शोफ, यानी एक मतलब एक ही जगह पे आता है और फिर चला जाता है। दूसरा इसका प्रकार हो सकता है कि सर्वांग शोफ, या द्विविध में निज और आगंतु। निज यानी शारीरिक कारणों से, आगंतु यानी बाहरी कारणों से। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि मेरे पास एक दो केस आई थी, जो मतलब बच्चे ही थे, तो जैसे मच्छर वगैरह काटता है, तो बच्चे मच्छर काटने के बाद खुजलाते हैं, तो खुजलाने के बाद वहां पर वो पस्टुल्स बन जाता था और वहां पे सूजन आती थी। तो ये भी हो सकता है, आप ऐसे कई बारी कुछ कीटक दंश के कारण भी वहां पर सूजन आ जाती है। कई बार कुछ ऐसे कांग्रेस गवत वगैरह की भी एलर्जी होती है, जैसे ठंडी हवा में जाकर आते हैं तो भी सूजन आती है। एक दो केस हमने देखा था कि मतलब छाछ वगैरह पीने से भी कई बार ये शिकायत होती है कि सूजन आती है, छाछ से सूजन बढ़ जाती है। तो कुछ विशिष्ट खान पान के चलते, या फूड पॉइजनिंग कहिएगा, या कुछ एलर्जिक रिएक्शन के तौर में भी सूजन आना ये समस्या हो सकती है। तो उस सूजन की कारण अलग है, या फिर उसका जो ट्रीटमेंट का मॉड्यूल है, तरीका है, वो भी अलग हो जाएगा। तो जब गर्भिणी की बात आती है या फिर शोफ व्याधि की बात आती है, तो निज आगंतु इस प्रकार के साथ साथ त्रिविध प्रकार का भी शोफ है, जो वात पित्त कफ की दृष्टि के कारण हो सकता है। जैसे हमें पता है वात दोष प्रकोप के कारण, या पित्त प्रकोप के कारण, या फिर कफ दोष के प्रकोप के कारण, जैसे अधोगत ऊर्ध्व वातगत, ऐसा भी इसका एक कारण हो सकता है। जैसे कफ में मेदो वृद्धि है, तो उसके कारण भी शोफ आने की समस्या हो सकती है। चतुर्विध में वात पित्त कफज और आगंतु प्रकार का शोफ होता है, और सप्तविध में वातज पित्तज कफज सन्निपातज वात कफज पित्त कफज और वात पित्तज, इस प्रकार का सूजन आता है। यहाँ पर द्विदोषज संप्राप्ति है, या दोनों दोषों का अनुबंध यहाँ पर हमें शोफ में मिल जाता है। अभी गर्भिणी में हेतु क्या है? कोई भी सूजन आने का मुख्य कारण है आहार विहार और मानसिक कारण भी। आहार में खासकर लवण रस का अधिक सेवन करना, जैसे कि हमने बार बार पढ़ा है, अति सर्वत्र वर्जित। तो साल्ट इंटेक यानी लवण रस अधिक मात्रा में खाना, खट्टा अधिक खाना, लवण आम्ल रस का सेवन करने से, नवधान्यों का सेवन करने से वात पित्त और रसव स्रोत की दृष्टि, खासकर यहाँ पर सूजन शोक में उदक व स्रोत की दृष्टि है ही, बट इसी के साथ रसव स्रोत, क्योंकि रस को हम लोग, रस रक्त को हम लोग ब्लड या लिम्फ के रूप में देखते हैं। तो जो लिम्फेटिक ब्लॉकेज या अवरोध जन्य, जैसे नलिकाओं में या स्रोतस में, मार्गों में या धमनियों में इस प्रकार से क्लेद का अधिक संचय हो जाने से भी अवरोध निर्माण हो जाता है, और ये अवरोध जन्य संप्राप्ति के चलते भी सूजन होती है। तो शोफ की संप्राप्ति कैसी होती है? इसके हेतु जैसे आहार में मैंने बताया, लवण रस आम्ल रस का सेवन करना, या फिर विषम भोजन, अहितकर भोजन है, दिवास वाप करना, या नींद में भी यह है कि न केवल दिवास वाप बट रात्रि में जागरण करना, विषम आसन, विषम शय्यासन, इन सभी कारणों के साथ साथ गुरु उष्ण या फिर तीक्ष्ण आहार का सेवन करना, कई बारी ये भी एक कारण होता है। विदाही अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि, अधिक प्रकार से अभिशंति आहार का सेवन करना। फिर नवान्न सेवन, ये भी बड़ा हेतु है। फिर इसमें कुछ प्रेशर इफेक्ट्स के लिए, जैसे प्रेशर इफेक्ट्स पर निर्माण करने वाले जो हेतु है, जैसे अधिक चलना, अधिक संक्रमण करना। कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने ट्रैवलिंग का एक उदाहरण दिया था, ट्रैवलिंग के साथ भी अधिक समय तक खड़े रहने के कारण भी सूज आ सकती है, शोफ आ सकता है। तो अधिक चलना, अधिक ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग करते समय भी हम देखते हैं कि आज लोग, बहुत सारे लोग जो है जिनका वेट ज्यादा है या जिनको हाइपरटेंशन की समस्या होती है ना, वो लोग जैसे ट्रेन की जो मतलब ये है ना, ट्रेन का जर्नी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रेन में फिर हम लोग पैरों को लंबा कर कर आराम से बैठ सकते हैं। कई बार ये बहुत ही बड़ा कारण है, जो टू व्हीलर पर चलते हैं ना, टू व्हीलर कुछ अपने बिजनेस के चलते, मार्केटिंग वगैरह का काम करने वाले जो लोग हैं, या फिर टू व्हीलर पे भी पीछे बैठते हैं। कई बार देखते बच्चे वगैरह पीछे बैठ जाते हैं ना, तो पीछे बैठने के बाद वो पैर ऐसे ही उसके लुढ़क जाते हैं। तो इस प्रकार से पैरों को अगर रखते हैं हम लोग लाइक हैंगिंग टाइप में, तो ये भी एक बड़ा हेतु बन जाता है।
तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो परिचर्या बताई है कि अधिक समय तक खड़े ना रहना है, अधिक ट्रेवलिंग नहीं करना है, बीच बीच में थोड़ा सा आराम करना है। ठीक है, आप काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच बीच में आप मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग वॉकिंग इस प्रकार से आपको परिचर्या नहीं रखनी है। तो बीच बीच में आपको पैरों को थोड़ा सपोर्ट देना है, अच्छे से पैरों को ऊपर कर कर, या फिर जैसे तकिए तकिए के इस्तेमाल कर, या आराम से बेड पर उसको सोना है, ताकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना डेवलप हो सके। अगर आप कंटिन्यू खड़े रह पाती है तो ये भी एक कारण होता है। आपने थोड़े से भी लाइफस्टाइल चेंजेस कर दिए ना, तो भी संप्राप्ति भंग हो जाएगी या आपको आराम मिल सकता है। तो इन सभी कारणों से देखिए, जैसे ही कंसेप्शन होता है यानी शुक्र और शोणित का संयोग हो गया, तो इसके बाद क्या होता है, जैसे आर्तों का अवरोध हो जाता है। और आर्तों का अवरोध है यानी रसव स्रोतस में फिर आर्तो जो है इस अपरा का पोषण करता है, और कई रसव स्रोतस में जाकर ये स्तन्य के निर्माण में भी लग जाता है। तो यहाँ पर एक तो रजा अवरोध हो गया ऑलरेडी, और अवरोध भी होगा। क्योंकि अवरोध क्यों होगा, क्योंकि रस रक्त का प्रमाण बढ़ा है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में रक्त की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, ब्लड फॉर्मेशन का काम जोरों पर होता है, इसीलिए ब्लड फॉर्मेशन से जुड़े हुए सारे ऑर्गन से, जैसे कि लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, ये भी काफी एक्टिव हो जाते हैं। इनके एक्टिव होने के साथ साथ कई बारी थोड़ा सा अवरोध भी डेवलप होता है, जैसे कि वेट बढ़ना, या फिर ब्लड के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, और इस प्रेशर के चलते वहां पर अवरोध जनित संप्राप्ति या अवरोध डेवलप होता है धमनियों में, और इस अवरोध जनित संप्राप्ति के कारण क्लेद का संचय होता है धमनियों में। और इस प्रकार से क्लेद का संचय रसव स्रोतस में, रक्तव स्रोतस में हो जाने से चैनल्स जो है लिम्फ के वो भी ब्लॉक होते हैं, या फिर रस रक्त का जो अभिसरण होना है, सर्कुलेशन होना है, वो भी लोड लेता है, या फिर उसमें भी थोड़ा सा अवरोध निर्माण हो जाता है। और इस अवरोध जनित संप्राप्ति के कारण रस रक्त मांस दुष्टि के कारण शोफ निर्माण होता है। फिर वो एकांग शोफ है, यानी कुछ विशिष्ट जगह पर ही शोफ होता है। तो हमें समझना चाहिए कि उस जगह पे शायद कुछ ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, या वहां पर धमनियों में कहीं ना कहीं अवरोध है, या वहां पर कहीं ना कहीं जाकर क्लेद जम गया है, आम निर्माण हो चुका है, अवरोध जनित संप्राप्ति वहां पर होगी। तो इस प्रकार से जैसे पैरों में सूजन आती है, कुछ विशिष्ट व्याधियों में पैरों में सूजन आ जाती है। फिर कार्डियक प्रॉब्लम है तो पैरों में सूजन आना, जैसे मैंने अभी टॉक्सिमिया भी बताया। तो टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी जो हाइपरटेंशन या फिर प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन, तो जब भी सूजन आती है तो हमारे सोच में दो बातें आनी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा सूजन है तो कई हाइपरटेंशन तो नहीं है, या फिर प्री इक्लैम्सिया, या इफ देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ सच एविडेंसेस, कुछ है क्या वहां पर। तो ऐसी स्थितियों के बारे में भी हमें सोचना है, या फिर ये सीवियर हो सकता है अगर इस प्रकार से बहुत ही कंटिन्यू आपकी सूजन रहती है, अब बिल्कुल चलने नहीं आता है, कुछ काम करने नहीं आता है। कई बारी मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर से लेकर लास्ट तक सूजन रहती है। तो ये एक टेंडेंसी भी होती है किसी किसी व्यक्ति की या स्त्री की, महिला की मतलब सूजन आना। और कई बार एक्चुअली ज्यादा सूजन आती है 7वें से 9वें महीने में, लास्ट टाइमेस्टर में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है ना, तो इसके चलते फ्लूइडिटेशन के कारण अधिक मात्रा में पैरों में शोफ दिखता है। तो ये लास्ट टाइमेस्टर में ज्यादा ही कुछ डेवलप हो जाता है। अभी इसकी चिकित्सा के बारे में सबसे पहले तो मैं क्लासिकल ही चिकित्सा बताऊंगी, फिर हम लोग घरेलू तौर पर इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर वैसे तो बहुत ज्यादा कल्पों का प्रयोग हमें नहीं करना है। जैसे जो हेतु है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, वर्किंग है, अधिक प्रवास हो रहा है, तो नवधान्य का सेवन, आजकल तो इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है कि पुराना अनाज खाना कितना फायदेमंद है। अगर आप पुराना अनाज नहीं खाते हैं तो एटलीस्ट जो हमारी लाइफ की कुछ स्पेसिफिक अवस्था होती है, जैसे हम लोग गर्भिणी अवस्था में है, जैसे प्रसूति अवस्था में है, सूतिका में है, मेनोपॉज में है, तो उस समय हमें कुछ अपने आप के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग अनाज को भून कर खाते हैं, तो भी ये समस्या कुछ मात्रा में हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे चावल को भून कर ही अगर गर्भिणी के लिए मतलब चावल या भात बना दे तो बेहतर रहेगा जितना पॉसिबल है। गेहूं को तो भून कर हम लोग नहीं कर सकते, तो फिर गेहूं का जो फुल्का बनता है, तो इस प्रकार से फुल्का खाइए, वहां पर चपाती नहीं खाइएगा, क्योंकि फुल्का फिर हल्का बन जाता है। जैसे उसको हम लोग डायरेक्टली गैस पर सेकते ना,
तो इसमें ग्लूटेन ज्यादा नहीं बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट या फैट को बढ़ावा देता है। तो लंघन या डाइट करने वाले लोग भी इसी प्रकार से फल का खाते हैं, तो इसका भी हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम लोग ये कर ले, नियम बना ले या फिर ये बदल कर दे अपने आहार में, तो भी बहुत ही सारा संभव हो सकता है। दूसरी एक आदत होती है गर्भिणी में, बहुत ही खट्टा वगैरह भी खाने की आदत होती है, तो खट्टा खाए, आपकी इच्छा है, दोरुदनी अवस्था होती है तो कुछ कुछ खाने को मन करता है, जैसे पानी पूरी है, चाट है, कुछ खट्टा वगैरह, इमली वगैरह, तो थोड़ी मात्रा में खाइएगा। या फिर इसको खाते समय उसमें अनुपान के रूप में आप सेंधा नमक या कभी कभार मिश्री गुड़ का प्रयोग करिएगा, ताकि मतलब लवण रस ज्यादा मात्रा में नहीं जाएगा शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से खट्टा लवण रस तुरंत बंद कर देंगे, या बहुत कम मात्रा में, जितनी जरूरी है उतनी मात्रा में हमें लेना है। और एक इसमें है साल्ट इंटेक तुरंत नहीं कम करना। अगर आपका, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, बहुत सभी लोग बोलते सूजन हो गई तो नमक बंद कर दो, तो नमक को बंद नहीं करता है, क्योंकि सोडियम हमें जरूरत है, क्योंकि सोडियम ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम शरीर के लिए बहुत ही प्रकार से, जैसे कि हमारे नर्व के जो एक फिजियोलॉजी है, नर्वस एक्शन के लिए भी जरूरी होता है। तो सोडियम एकदम से नहीं बंद करना है, थोड़ा सा इसका इंटेक जो है लो कर दीजिए, कम मात्रा में इसको खाइए। ऊपर से नमक खाने की आदत है तो वो बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर हमें पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है। पोटेशियम का इंटेक बढ़ाने के लिए हम लोग खाने में कुछ पोटेशियम युक्त पदार्थ है, जैसे स्पिनच है, पालक है, पालक की सब्जी, पालक का जूस के रूप में, या फिर इसके साथ साथ बनानाज में भी पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है, फिर पोटैटोज में होती है। इस सभी खान पान में अगर थोड़ा सा हम लोग बदलाव लाते हैं ना, तो भी हमें पोटेशियम अधिक मात्रा में मिल जाता है। चाय कॉफी तुरंत बंद कर दी। कॉफी कैफीन इंटेक बिल्कुल एडवाइसेबल नहीं है, जिसके चलते भी सूजन आ सकती है, तो कैफे बंद करिएगा। पोटैटो, स्पिनच, लेंटिल्स दालों में अधिक मात्रा में होता है, तो उसको हम लोग ले सकते हैं। दही में भी पोटेशियम होता है, तो दही खा सकते हैं, ताजा दही खाइएगा, खट्टा वाला बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इस प्रकार से हमें सोडियम थोड़ा कम करके पोटेशियम का इंटेक हमें बढ़ाना है। इसके साथ साथ चाय कॉफी बंद करेंगे। पानी भरपूर पीना है। सूजन आती है तो कई बार कॉमन मैन पूछते हैं कि पानी कम पिए क्या, क्योंकि फिर ऐसे लगता है कि रस धातु के बढ़ने से या द्रवगुण के बढ़ने के कारण, बट फिर भी हाइड्रेशन की जरूरी होती है, हाइड्रेट रखना चाहिए। दूसरा छोटा सा उपाय है कि कंटिन्यू एक जगह पे ना बैठे, बीच बीच में, अपर ऑफिस में भी है तो बीच बीच में कुर्सी पर पैर ऊपर लेना है आपको, कंटिन्यू पैर नीचे नहीं टांगना है। तो ये भी एक मतलब घरेलू उपचार के रूप में हम लोग करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोल्ड एंड हॉट फर्मेंटेशन, यानी व्यत्यास, कभी कोल्ड का लेंगे फिर बाद में हॉट का, 20 मिनट्स तक आप इस प्रकार से बैठ सकते हैं। इसमें कोलन वाटर यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे कर्पूर डालकर भी पानी में आप 20 मिनट तक पैर उसमें छोड़कर रख सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। इससे नींद भी अच्छी आती है और एक प्रकार से स्टिमुलेशन मिल जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खास डायरेक्ट जाकर हमारे मस्तिष्क के यहाँ जाकर ही काम करता है। तो इस प्रकार से ये भी हम लोग यहाँ पर करा सकते हैं। चलना, थोड़ा सा वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को मोबाइल रखना, मोबिलिटी बढ़ाना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये होता है। अभी कल्पों की बात करते हैं तो इसमें कुछ गिने चुने द्रव्यों का प्रयोग हमें करना है, जैसे पुनर्नवा इसमें बहुत बेस्ट है। पुनर्नवा दिकाढ़ा या पुनर्नवा का प्रयोग हम लोग पुनर्नवा के साथ साथ देवदारू, पुनर्नवा, मुरवा और मधु के साथ मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर हमें देना है। देवदारू और पुनर्नवा ये दोनों द्रव्य बहुत ही सुंदर तरीके से काम करते हैं यहाँ पर, बिकॉज दे आर शोफग्न। तो शोफ को कम करने के लिए ये पुनर्नवा काम करती है। पुनर्नवा मुद्रल भी है। शरीर से अतिरिक्त क्लेद जो है इसको शरीर के बाहर निकालने के लिए पुनर्नवा बेस्ट ड्रग है। तो पुनर्नवा मंडूर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्नवा का काढ़ा। पुनर्नवा देवदारू भी शोफग्न है। पुनर्नवा देवदारू मुरवा ये भी शोफग्न है, और ये रस रक्त स्त्रोतस के ऊपर भी काम करती है, क्लेद कम करती है। और गोक्षुर, गोक्षुर के बारे में हम सभी जानते हैं, बेस्ट डायरेटिक ड्रग ऑफ आयुर्वेदा, ये भी क्लेद को कम करता है, ये भी मूत्र विरेचनीय है। और इसीलिए गोक्षुर के साथ इसको हम लोग मधु के साथ अनुपान के रूप में देकर ये काढ़ा प्रयोग में ला सकते हैं। गोक्षुर आदि कषाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। शोफ चिकित्सा में ज्यादा से ज्यादा काढ़े बताए, तो इन सभी काढ़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस इसमें ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य भी ना हो, बट शुंठी चलती है। शुंठी इटसेल्फ, शुंठी का काढ़ा भी
दीपन पाचन करेगा, क्लेद का कम करेगा ये, और आम पाचन के लिए शुंठी बेस्ट ड्रग है। जैसे हमने अभी रस रक्त मांस में 2 पाचक अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग किया था, तो इस प्रकार से आप रस रक्त पाचक का भी उपयोग कर सकते हैं 3 दिन के लिए। किरात तिक्त, शुंठी, तिक्त कषाय रस वाले इन सभी पटोल पत्र, इन सभी का काढ़ा बनाकर भी 3 या 5 दिन तक प्रयोग में लाते हैं तो भी अच्छा काम वहां पर मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर कल्प के रूप में जो है, हम लोग गूगल का प्रयोग नहीं करेंगे, गूगल इंडिकेटेड नहीं होता है, बट 3 या 5 दिन के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। फिर जैसे कि कुछ आरोग्यवर्धिनी वटी है या फिर चंद्र प्रभा वटी है, इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वरुणादि कषाय भी काम करेगा शोफ सूजन में, तो वरुणादि कषाय का भी हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा, गोक्षूर, हरिद्रा, हरिद्रा का खंड, शुंठी का प्रयोग शुंठी के काढ़े के रूप में, इन सभी मतलब पुनर्नवा, गोक्षूर, फिर देवदारू, मुरवा, इन सभी का प्रयोग और शुंठी का प्रयोग इसमें बहुत ही अच्छा माना है। हरिद्रा का भी पानी में भी हरिद्रा मिलाकर आप पीने को भी दे सकते हैं तो भी अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि तिक्त कषाय रस के कारण हरिद्रा भी क्लेद का शोषण करेगी और रक्त व स्रोतसों में जो अवरोध है, इस अवरोध को कम करने के लिए भी हरिद्रा बहुत ही वाकई ही बहुत ही फायदेमंद होती है। अभी कुछ लेपों की बात करते हैं, तो लेप लगाना शोफ में बहुत ही फायदेमंद है। लेप लगाने के लिए भी आपको देवदारू, पुनर्नवा, गोक्षूर, मुरवा और इस सभी का लेप बनाकर आप पैरों में लगा सकते हैं। पैरों में लेप लगा कर रखिएगा, आधे से 1 घंटे तक इस लेप को अप्लाई, पेस्ट बनाइएगा सभी द्रव्यों की, पानी में मिलाकर इसका लेप लगा देने से भी पैरों की जो सूजन है वो भी कम होने को बहुत ही मदद मिल जाती है। इसके साथ साथ आप यष्टि मधु का भी लेप लगा सकती है। यष्टि मधु भी व्रणरोपण का भी काम करता है, ये दोषों का शमन भी करता है और त्वचा के ऊपर भी ये काम करता है, क्लेद को भी कम करेगा, तो यष्टि मधु का भी लेप आप लगा सकती है। दूसरा एक लेप है, बहुत ही अद्भुत काम करता है, जिसका प्रयोग हमने उपटन के रूप में करते हैं। त्वचा विकारों में उपटन के रूप में बहुत अच्छा काम करने वाला तिल का भी लेप, यानी तिल को अपने जो तिल होते हैं ना खाने वाले तिल, इसको आप अच्छे से उसको कूटिए, पीसिए और इसका कल्क बनाकर इसका लेप जो है आप पैरों में लगा सकती है। तो तिल कल्क का लेप, तिल क्योंकि गुणों में उष्ण तीक्ष्ण है तो ये लेप भी आपको फायदेमंद होगा। इष्टि मधु का तो होगा ही, फिर शुंठी और सरसप का भी आप लेप लगा सकते हैं। शिग्रू का भी जो शिग्रू के ऊपर की त्वचा है उसका भी लेप लगा सकते हैं। शुंठी गोमूत्र के साथ मिलाकर भी लेप लगा सकते हैं। शुंठी का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी लेप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो ये लेपों के साथ साथ कुछ हाइड्रेशन भी जरूरी है। फिट के लिए भी मैंने बताया, जैसे व्यायाम भी कुछ हम लोग करेंगे। दूसरा एक बहुत ही यह है कि पैरों के नीचे आप तकिया लेकर थोड़ी समय के लिए आपको आराम करना चाहिए। तो फिट एलिवेशन इटसेल्फ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, मतलब पैरों को नीचे मत, टांगों पर मत रखिएगा, थोड़ा इसको ऊपर उठाकर रखिएगा। जैसे सोते समय भी आप तकिया नीचे रखकर, पैरों के नीचे तकिया रखकर सो सकती है, यानी एलिवेशन करना है हमें पैरों को। दूसरा एक बताया है कि सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमने देखा अभी कि वहां पर रस रक्त व स्रोतस में अवरोध होता है, तो इस अवरोध को कैसे कम करा जाए। इस अवरोध को कम करने के लिए जब हम सोते हैं ना, एक्चुअली गर्भिणी में सीधा लेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वजन बढ़ा हुआ होता है, तो एक साइड पे सोइएगा। एक साइड में सोते समय भी आप लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ज्यादा सर्कुलेशन में मदद मिलती है, या अच्छा सर्कुलेशन होता है और आपके सभी जो ऑर्गन्स है वो एक्टिव बन जाते हैं, यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अच्छे होने लगता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो लेफ्ट साइड में यानी बाएं करवट लेकर ही वो सोए तो भी अच्छा सा आराम वहां पर मिल जाता है। तो ये होम रेमेडीज के चलते पैरों को ठंडा या गर्म पानी में डुबो कर रखना, इसमें आप कोलंड डाल सकते हैं, इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। इसमें इसी के साथ साथ थोड़ा सा हल्का सा आप मतलब थोड़ा हल्का मालिश भी करा सकते हैं वहां पर सूजन कम करने के लिए। अगर बहुत ही सूजन के साथ आपको दूसरे लक्षण वहां पर मिल जाते हैं तो आप जाकर निश्चित रूप से जो भी है आपको वहां पर दिखाना होगा और आपको सलाह लेनी होगी। फिर कुछ हाइपरटेंशन वगैरह है, बीपी बढ़ गया है क्या, प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन हो सकती है। तो इस प्रकार से पैरों में अगर सूजन है तो नॉर्मल आना
थोड़ी बहुत सूजन आना ये कॉमन होता है, बट ये सूजन परसिस्टेंसली अगर रहती है, कंटिन्यू रहती है, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। इस समय जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन सभी का प्रयोग हमें वहां पर करना है। स्टैंडिंग अवॉइड करिएगा, फीट को एलिवेट रखिएगा, सोडियम इंटेक कम करिएगा, फिर कुछ सोख कर पैरों को रखना है आपको, थोड़ा सा आपका मोबिलिटी बढ़ना है, वेट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, हाँ, और एक ये भी बताया कि आजकल बहुत प्रकार के जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बेबी शॉप्स होते हैं, वैसे भी मी एंड मॉम करके भी शॉप्स आते हैं, ब्रांड्स आते हैं ना, मी एंड मॉम करके वगैरह। तो ये जो ब्रांड्स है ना, ये खासकर प्रेगनेंसी के दौरान भी काफी सारे ये भी हमें मिल जाते हैं, काफी सारे एक्सेसरीज आजकल मिलती है। तो इन एक्सेसरीज में भी कुछ कॉम्प्रेस्ड शूज आते हैं, जो खासकर प्रेगनेंसी के दौरान पहनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए इन सभी का मतलब आपके फुट को एक कॉम्प्रेस कर रखेंगे तो भी सूजन कम आने के लिए मदद मिलती है। तो ये कॉम्प्रेस्ड टाइप ऑफ शूज या टाइट शूज पहनना ये भी फायदेमंद बताया है इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका भी आप जरूर इस्तेमाल करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब एक प्रकार से मदद करने वाला होगा। फिर ठंडे पानी में रखना, ये तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ये होता है ना। पानी भरपूर पीजिए, पानी की मात्रा को कम मत करिएगा। ऐसे हमें सोचने की जरूरत नहीं कि पानी ज्यादा पीने से कुछ होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा अगर संभव हो पाए तो मृदु विरेचन भी कर सकते हैं, माइल्ड पर्गेटिव दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव बिल्कुल भी नहीं देना है। माइल्ड पर्गेटिव आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभ्यंग कराएंगे, लेप लगा सकते हैं। रक्तमोक्षण भी शोफ की चिकित्सा में इसका भी उपयोग किया गया है। अर्जुन क्षीरपाक या अर्जुन का सिद्ध दूध बनाकर, क्योंकि प्रेगनेंसी की अवस्था है, एक्चुअली अर्जुन थोड़ा कषाय रस वाला होता है, बट यहाँ पे क्लेद बड़ा है, और जैसे कई बार हृदय का कार्य बिगड़ने से हृदय के ऊपर लोड आ रहा है, तो अर्जुन ये हृदय को बल देने वाला है। तो इसका इस प्रकार से विचार कर हम लोग अर्जुन का कषाय काढ़ा बनाकर भी सूजन के लिए दे सकते हैं। बस दूध में इसका काढ़ा बना दीजिएगा, तो अर्जुन भी अच्छे से स्वेलिंग को कम करने के लिए अच्छा काम करेगा। पुनर्नवा का मैंने बताया, शिलाजीत भी अच्छा काम करता है सूजन को काम करने के लिए, एंटी इंफ्लामेटरी इसका रोल है, एंटी अर्थराइटिक प्रॉपर्टीज शिलाजीत में होती है। तो इस प्रकार से आपको रसव स्रोतस को काम करने के लिए कुछ अगर ये चाहिए तो शिलाजीत का प्रयोग आप कर सकते हैं। रेगुलर आप इसका यूज करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। शुंठी का मैंने बताया, हरिद्रा भी बहुत अच्छे से काम करता है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सीटिंग को अपने बदलिएगा। पीटिंग अडिमा जो होता है, जो हमें विशिष्ट एरिया को वो अफेक्ट करता है, नॉन पीटिंग जो है सो ये मार्क नहीं छोड़ता है, तो इसको हम लोग पड़ता है ना, बोलते हैं ना खड्डा पड़ता है क्या, तो खड्डा पड़ता है तो थोड़ी सी चिंता करने की बात होती है, बिल्कुल। तो सूजन आना, स्ट्रेचिंग, कुछ स्टफनेस, एनलार्जमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन अगर है तो वहां पर आपको वो आप सूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सूजन कह सकते हैं। हल्दी बेस्ट काम करेगी, हल्दी वाला पानी भी पीजिएगा। शुंठी के तो कई प्रकार मैंने बता दिए हैं आपको, शुंठी तो मैं हमेशा बताती हूँ। इसी प्रकार से शुंठी का प्रयोग आप करते हैं तो बहुत सुंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है जो एडिमा है प्रेगनेंसी का, तो बहुत ही ट्रीटेबल है, इसमें ज्यादा चिंता विचार करने की जरूरत नहीं है। बस हमें थोड़ी गर्भिणी परिचर्या को फॉलो करना होगा, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए कि कुछ ये ना हो, दिक्कत ना नहीं आएगी। आप इस प्रकार से पुनर्नवा का कल्प यूज करिएगा, काढ़ा ही पीने को दीजिएगा, बाकी ज्यादा कल्पों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुणादि कषाय दे सकते हैं आप यहाँ पर, फिर आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं इसमें, इसके साथ साथ पुनर्नवा के साथ साथ। जैसे पुनर्नवा कटु तीक्ष्ण गुण वाली है, देवदारू काम करेगा अच्छा, मुरवा अच्छा काम करेगा। तो यही सारे कल्प ही आचार्य ने यहाँ पर बताए हैं। अगर सूजन कंटिन्यू रहती है तो कार्डियक फेल्यूअर या फिर कुछ, हाँ इसमें एक भी ये भी है कि डायरेटिक्स भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है आपको, थोड़ा माइल्ड विरेचन ही देना है। अब जो विगोक्षुर भी इस्तेमाल करना है तो इसको लिमिटेड मात्रा में या कम डोज में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा विरेचन गर्भावस्था में देना उचित नहीं होता है, इससे कार्डियक अरेस्ट होने का धोखा बढ़ जाता है, कुछ फेल्योर होने का धोखा बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका भी हमें ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारे हम इसके साथ अच्छे से कर सकते हैं, इसको ट्रीट अच्छे से कर सकते
है, काढ़े के रूप में ही इसका प्रयोग करिएगा तो ओके। सो इस प्रकार से मेरी तरफ से यहाँ पर मैंने सूजन के बारे में, शोफ के बारे में, गर्भिणी शोफ के बारे में बताना चाहा है। और रिलैक्स कपड़े पहनिएगा, बस अपने पैरों को संभालना है। पैरों के लिए आप टाइट क्लोथ्स पहन कर रखिएगा, शूज मिलते हैं आजकल, कॉम्प्रेस रखते हैं ना पैरों को, तो वो पोजीशन बहुत अच्छा कंफर्टेबल बताइए। चाय कॉफी बंद करिएगा, ठीक है। तो बताइए उषा जी, नमस्कार, बताइए कुछ आपका इसमें अनुभव है तो बताइए। यस, किसी का कुछ सवाल है तो प्लीज। गर्भिणी शोक के कारण, गर्भिणी शोक में कुछ किसी का सवाल हो तो प्लीज बताइए। उषा जी, गर्भिणी उपद्रव के रूप में ही इसको। हेलो, हाँ, हाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। तो उसके अंदर पेड़ का जूस है, हाँ। फिर फ्रूट ये जूस है, ये सब लेने से बहुत ही फायदा है। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों ये वर्क करता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। और दूसरा एक है कि पाँव के अलावा भी बॉडी में भी सूजन आता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रख के, हाँ, क्योंकि उसमें भी प्री एक्सक्लेमिया करके जो है उसका प्रीक्लैम्शिया होता है। यस, हाँ, यस यस, तो वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो आपने बहुत अच्छे से बता ही दिया है, सभी इसके अंदर इंक्लूड ही है मैम। ओके, थैंक यू मैम। यस यस, तो बिल्कुल जैसे आपने बताया ना, तो और शोफ की चिकित्सा में जो सारे कषाय आए ना, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे शोफ में एक जो अभी डॉक्टर ने पूछा है, लेप कौन से यूज करेंगे, तो लेप के रूप में मुझे लगता है शोफ में लेप जो है, मैंने पुनर्नवा का लेप बता दिया है आपको, इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। पुनर्नवा, देवदारू, मुरवा, इनका ही लेप यहाँ पर है। शुंठी इसमें डालना है आपको। यस यस मैम, वो ये भी कर सकते हैं मैम, पानी थोड़ा और उसके थोड़ा नमक डाल के भी हाँ, नमक, इप्सम साल्ट डाल के बहुत अच्छा रहेगा। यस यस, या वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और मोमेंट भी रहता है अच्छा, थोड़ा मोमेंट तो और रखना चाहिए। कंटिन्यू बैठना चाहिए। यस यस यस, और आप तो इप्सम उसी साल्ट से भी बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा। हाँ हाँ, इसके साथ साथ यष्टि मधु का लेप भी बहुत अच्छा काम करेगा। यष्टि मधु का लेप लगा सकते हैं, डॉक्टर आपने पूछा है ना, तो यष्टि मधु का लेप भी कर सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर कमलप्रीत जी। यष्टि मधु का लेप है, तिल का लेप है। तिल का लेप पानी में मिलाकर या तिल को दूध के साथ पीस कर भी आप लगा सकते हैं। देखिए, अचानक से एक कहीं पर जगह अगर सूजन आ जाती है तो कई कारण हो सकते हैं, कीटक दंश है या फिर खान पान में गलत है तो भी सूजन आती है, बाहर का कुछ कवच की एलर्जी वगैरह है तो भी सूजन आती है, वातज, पित्तज, कफज सूजन, ये अलग अलग प्रकार से होगी। कुछ मारना या फिर गिरना पड़ना, इससे भी सूजन आ सकती है। तो इसमें जिंजर, पुनर्नवा, शिलाजीत, देवदारू, हरितकी भी, त्रिफला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। त्रिफला भी बेस्ट है सूजन कम करने के लिए। तिल का लेप बता दिया मैंने, यष्टि मधु का लेप बता दिया कमलप्रीत जी। पुनर्नवा, देवदारू, शुंठी, इसका भी लेप लगा सकते हैं। सरसों, शिगरू के त्वक का भी लेप लगा सकते हैं, और शुंठी और गौमूत्र मिलाकर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें शुंठ्यादि कषाय, फिर पुनर्नवा सौ, दशमूल हरितकी, इसका भी शोथादि रस करके भी आता है, इसका भी प्रयोग आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये काढ़ा जो मैंने बताया ना, पुनर्नवा, जिंजर और टर्मरिक का काढ़ा, ये काढ़ा बेस्ट है, गुड़ के साथ पीजिएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा।
और बाकी तो सारे पुराने अनाज वगैरह का सेवन करना, ये भी कुछ अच्छा काम करने वाला होता है। डॉक्टर सोनम आप पूछती है, मैम इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ HB परसेंटेज इन गर्भिणी शोथ? डेफिनेटली आई थिंक कि जैसे इफेक्ट ऑफ एनीमिया में भी शोफ हो सकता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो भी सूजन आती है, बट यहाँ पर सूजन के साथ साथ बाकी लक्षण को आपको देखना होगा, नॉट ओनली सूजन, बट अगर पांडु है मतलब हीमोग्लोबिन कम हुआ है तो भी सूजन आ सकती है, तो इसमें आपको बाकी के लक्षण यानी वेट लॉस वगैरह है तो भी हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, किडनी डिसीजेस है, लीवर के डिसीजेस है, तो इसमें भी इडिमा आ सकता है। तो कई कारण है इसके, जैसे साल्टी फूड है, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग स्टेइंग है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में भी कभी कभी आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के चलते भी आता है, बट अभी आज हमने खासकर गर्भिणी शोक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको वरुण आदि वटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पुनर्नवा की वटी भी आती है, वो भी काम करेगी यहाँ पर। बाकी आपको कैंडेड फूड वगैरह भी अवॉइड करना है पांडु में, बट एक्चुअली आप जो पूछते ना पांडु में खास करना गालों पर सूजन आती है पांडु में, पैरों पर सूजन कम आती है, गालों पर सूजन ज्यादा आती है पांडु में, है ना सूजन। ओके डॉक्टर सोनम जी, फ्लूइड अकोमुलेशन के कारण ही होता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मोबिलिटी बढ़ानी, क्योंकि सूजन कब आएगी, आप एक जगह पे मतलब पोजीशन नहीं चेंज करते हो ना, तो वहां पे जम जाएगा ना कुछ। यस 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 कैलाश जी बिल्कुल, एनीमिया, ओडिमा, एल्ब्यूमिनुरिया इन प्रेगनेंसी, यस ये सारी कंडीशंस होती है, एल्ब्यूमिन भी बढ़ जाता है, फिर जो हमने बताया ना अभी टॉक्सिमिया इन प्रेगनेंसी में एल्ब्यूमिन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और फिर सूजन का आना, ये 3 मुख्य लक्षण उसमें होते हैं। ओवरवेट होना ये भी सूजन का कारण है, और लो वेट होना भी ये भी कारण हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाना किसी भी कारण से, कुष्ठता हो या स्थूलता हो, इसके कारण भी, ब्लड क्लॉट के चलते भी सूजन आती है, जैसे थ्रोम्बोसिस वगैरह कहते हैं ना हम लोग, ये भी हो सकता है। इसमें और एक घरेलू उपचार मैंने एक पेशेंट को बताया था, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट निकालकर वो भी आप दे सकते हैं डाइट में, ग्रेप सीड का, क्योंकि इसमें जो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाला है, तो ये भी काम करेगा इन्फ्लामेशन के लिए। टर्मरिक दूध के साथ, टर्मरिक पानी के साथ मैंने अभी बताया था, फिर भी वो एक बार बताती हूँ, एक ग्लास गर्म पानी वार्म वाटर लीजिएगा या मिल्क लीजिएगा, और इसमें अच्छे से हल्दी, तो हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क की गोल्डन मतलब उपयोग होते हैं शरीर पर हमारे, बहुत अच्छा ये काम करेगा। इसमें आप विटामिन सप्लीमेंट्स बढ़ा दीजिएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम बढ़ा दीजिएगा। हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस बहुत अच्छा रहेगा, पानी में भिगोकर, ठंडे गर्म पानी में, या फिर आप गर्म पानी का तौलिया डुबोकर पैरों को ये बांध कर रख दीजिएगा थोड़े समय के लिए, जैसे भाप लेने के लिए यूज करते हैं ना, इसी प्रकार से 5 मिनट तक रख दीजिएगा, फिर ओपन करिएगा, ऐसे 3-4 बार कीजिएगा। ये बहुत अच्छा मतलब होम रेमेडी भी है, और आपका क्योंकि सूजन के साथ पैरों में थोड़ा थकान, फिर पेन भी होता है ना गर्भिणी अवस्था में वजन बढ़ने के कारण, तो ये सूजन को कम करेगा, मसल को रिलैक्स कर देगा। हॉट वाटर जो है पेन कम करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, और जो थोड़ी सी स्टिफनेस होती है ना जॉइंट्स में, तो इससे भी इडिमा आता है, तो वो भी कम कर देगा। और जो आइस कोल्ड वाटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये तापमान कम कर देगा, और जो इंटरनल इंफ्लेमेशन अगर है, अंदर सूजन है, तो जैसे मार लगने के बाद, अपघात के बाद जख्म होती है, तो हम लोग वहां पर बर्फ लगा देते, तो सूजन कम होती है। 48 आवर्स तक हमें सूजन कम करने के लिए कोल्ड कंप्रेशन अच्छा रहता है, और उसके बाद हॉट कंप्रेशन करते हैं। तो सूजन कहीं भी हो, मार लगने की हो, संधि की सूजन हो, तो वहां पर हम लोग व्यथा साथ कोल्ड एंड हॉट कंप्रेशन कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल से मसाज भी अच्छा बेनिफिशियल होगा आपको, क्योंकि इसमें भी मैग्नीशियम वगैरह होता है, और ये ट्रेडिशनल ही है थेरेपी। धनिया का पानी बनाकर पीजिएगा, ये भी सूजन कम करेगा, ये भी मूत्र एक्शन है, तो उसको उबाल कर भी बना सकते हैं आप, या फिर उसको भिगोकर रात भर सवेरे हाथ से मसल कर भी पीना, ये भी काफी फायदेमंद होता है धनिया का। इसके साथ साथ सूजन कम करने के लिए, अगर आपको केवल पैरों पर नहीं बाकी शरीर पर भी सूजन है, तो कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल जो है, हम लोग इससे भी ये कर सकते हैं, मसाज
रिलैक्सली करिएगा, आराम से करिएगा। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है ना कैस्टर ऑयल, और एनाल्जेसिक भी है, तो पेन भी कम होगा। और पानी में इप्सम साल्ट डालकर पानी में आपका जो सोलन एरिया है उसको मर्ज कर रखिएगा अच्छे से। ये रॉक साल्ट जो है, इप्सम साल्ट जो है, पेन और इन्फ्लामेशन को कम करेगा। तो मुझे लगता है पैरों की सूजन हमेशा से, आज तक कोई मेडिसिन हमने कभी दी नहीं है, ऐसे घरेलू नुस्खे के साथ ही हमने इसको ट्रीट किया है ज्यादातर अभी तक। और बहुत कम बार काढ़ा वगैरह लेप लगाने से भी चल जाता है। शुंठी का काढ़ा भी बहुत अच्छा है। यस यस, या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इज देयर लाइक डॉक्टर कैलाश जी, अभी मैंने जो बताया ना, पुनर्नवा, देवदारू, मुरवा का काढ़ा, गोक्षूर का काढ़ा बनाकर, कषाय बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुंठी का काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कल्पों के नाम भी मैंने अभी बताया, वो भी सारा कल्प आप लोग यूज कर सकते हैं शोफ की ट्रीटमेंट में। कोरिएंडर का मसाज, कैस्टर ऑयल, हॉट कोल्ड कॉम्प्रेशन, पुनर्नवा वटी का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा काम करेगा वो भी। गोक्षुर वटी का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काम करेगा, क्योंकि ये सारे द्रव्य लैक्सेटिव है, उष्ण तीक्ष्ण है। और खासकर ये शोफग्न गण में इसका वर्णन आया है, तो शोफग्न गण में है तो बिल्कुल ये अच्छे से काम करेंगे, है ना। तो ये सारे रेमेडीज के साथ हम लोग शोफ की चिकित्सा कर सकते हैं आई थिंक। पुनर्नवा, जिंजर, देवदार का ही लेप अच्छा है। हरिद्रा, रक्तचंदन और दारू हरिद्रा का भी लेप आप लगा सकते हैं। रक्तमोक्षण भी बताया, बट अभी गर्भीणी अवस्था में पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा, तो इसमें हम लोग नहीं करेंगे। बाकी अवस्था में वहां पर हम लोग रक्तमोक्षण करा सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर अगर गर्भिणी मतलब में भी पैरों में सूजन के साथ कुछ हेडाक वगैरह लक्षण है, तो वहां पे भी ट्रीटमेंट मोडालिटी बदल जाएगी। पुनर्नवा, अर्जुन, मंडूर भस्म, मुक्तापिष्ट भी ऐड कर सकते हैं। दशमूलारिष्ट भी दे सकते हैं, जो वातदोष का शमन करेगा। चंद्रप्रभावटी मैंने बता दी थी। आरोग्यवर्धी भी दे सकते हैं, मंडूर भस्म दे सकते हैं। बाकी डाइटरी चेंजेस मैंने बता दिए हैं। अर्जुन का भी कषाय बनाकर दे सकते हैं। अर्जुन को दूध में दीजिएगा, क्योंकि गर्भिणी का पोषण भी वहां पर होगा। और आरोग्यवर्धिनी में तो सारे कंटेंट्स है, जो कि जो धमनी संचय वगैरह है, अक्यूमुलेटेड कोलेस्ट्रॉल है, इसको कम करने के लिए वो अच्छे से काम करेगी। इसका सारा उपयोग आप करते हैं तो अच्छा रोल आपको ये होता है, कम होता है। यस पवन कुमार जी, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए मैम, सर मैंने जी। तो आपके लिए, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, और मैंने तो आपके लिए 2 लाइनें भी लिखी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल देता हूँ। मेरे को आप यस मैंने आप रोज आते हैं ना मैम, मैंने लिखा है, जी। मैम शिल्पा येर में रोज पढ़ावे, चुन चुन के ने टॉपिक लावे, घनी डिटेल में सब कुछ समझावे, सब रोगों का हो रहा उपचार, आयुर्वेद की हो रही जय जयकार। आवाज कट रही सर जी आपकी। दोबारा बोलूं मैम? हाँ दोबारा हेलो। बोलिए। हाँ, हाँ यस। मैंने लिखा मैम, शिल्पा येर में मैम रोज पढ़ावे, चुन चुन के ने टॉपिक लावे, घनी डिटेल में सब कुछ समझावे, सब रोगों का हो रहा उपचार, आयुर्वेद की हो रही जय जयकार। वेरी नाइस सर जी, वेरी नाइस। ये तो आपने एकदम सही बोला सर, थैंक यू। क्योंकि मैम अलग अलग टॉपिक पे करती है, वो बहुत ही अच्छा सोचती है इस मामले में। और मैम मैंने कहीं पढ़ा है, पत्ता गोभी जो रहता है ना, उसका जूस या पत्ता गोभी, उसको कॉटन के कपड़े के अंदर बांध कर भी करते हैं ना, तो उसमें भी फायदा होता है सूजन में। क्योंकि गर्भिणी लेप को लगा क्या देते हैं होता ना, है, उसका जूस रस निकाल कर। हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में मैं माइंड में इसलिए आया कि वेट लॉस में मैं यूज करती हूँ, क्योंकि ये सब मैं थोड़ा अच्छा, बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ। कैबेज में ना उषा जी, कैबेज में ना पोटेशियम अधिक होता है, अच्छी मात्रा हाँ में यस होता है, यस मैम, तो तो वो इसीलिए लगा। शायद ये रोल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो कई वेट लॉस में मैं जो जूस बनाती हूँ ना, उसमें मैं ऐड करती हूँ ये। तो मैंने यस, कहीं पढ़ा हुआ था कि वो स्वेलिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्भिणी को हम इतना दवाई नहीं दे सकते, नहीं दे क्योंकि सकते। हाँ, तो घरगथ्थू उपचार में भी एक काम आता है और रिजल्ट मिलता है इसमें भी। यस यस, तो ये भी बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए। यस यस हाँ यस यस मैम, ये बिल्कुल पोटेशियम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, बहुत तो अच्छा है। क्योंकि पोटेशियम को
पोटेशियम हम देखिए सोडियम कम करना है, पोटेशियम को बढ़ाना है, पोटेशियम बढ़ाना है, सोडियम कम करना है। तो पोटैटो, बनाना, दही, स्पिनच, लेंटिल्स, ये सब लोग हम लोग दे सकते हैं। हाँ, बीन्स में मैम बहुत अच्छा काम करता है इसमें, बीन्स। यस बीन्स भी काम करेगा। यस तो आई होप डॉक्टर कैलाश जी आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है कि ट्रीटमेंट मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते। जी बताइए सर। दोनों को वैसे तो बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर सोडियम की अगर बढ़ा देते हैं, सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, पर अगर पोटेशियम भी बढ़ गया मैम टैकीकार्डिया कर देता है और फिर बीपी शूट कर जाता है। बिल्कुल सब दोनों को बैलेंस करना भी है, ये भी बात बराबर है। सोडियम को एकदम नहीं कम करना है, थोड़ा कम करना है। सोडियम तो लेना ही चाहिए, क्योंकि सर जिस बीपी नहीं होता है ना तो भी प्रेगनेंसी दरमियान बीपी आ जाता है, तो वो भी कंट्रोल में रख के ही लेना चाहिए कि आगे जाके कोई गर्भिणी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ज्यादा मात्रा में न ले। जो हमारा जो साल्ट आता है ना, सैंधव लवण वगैरह तो यूज करे, पर जो मार्केट में आता है ना टाटा नमक वगैरह, वो सोडियम में अगर हद देंगे तो ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, वो वाटर रिटेंशन करता है तो पेडल एडिमा ज्यादा करता है। यस सही बात है सर, एकदम सही बात। बाकी बेसिकली तो हम ना, जैसे ये पुनर्वादी मंडूर है, गोक्षुरादि गूगल है, ये एनफ रहेगा। धात्री लो भी मैम इसमें दोनों, धात्री लो दे तो उसमें आयरन की, कई बार आयरन डेफिशिएंसी होता है ना उसकी, या प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, तो उसमें बेसिकली रूल आउट करके क्या काज रहता है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी रहता है तो प्रोटीन डाइट पे ज्यादा कंसंट्रेट करे, जो कि पेडल एडिमा या सोफ तो हाइपोप्रोटीनीमिया में भी हो सकता है। और सर और ये भी है कि गर्भिणी के ड्यूरिंग में यूट्रस एंड किडनी में भी ज्यादा थोड़ा वेट ज्यादा रहता है, तो उसके कारण भी थोड़ा पानी का वगैरह करो तो इतना जरूरत नहीं पड़ती है। और कोई तो एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम है वो निकल जाता है इसके अंदर। तो पानी का भी इतना ही मैंने अच्छे से बताया, वो तो आगे तो पानी का भी रोल इतना ही है कि यूट्रस और किडनी में भी वर्क करता है इसके कारण, क्योंकि फ्लूइड जमा होता है ना, तो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो किडनी से बाय यूरिन से निकल जाता है, तो वो भी काम करेगा। तो सभी बैलेंस करके चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फ्लूइड एक्सचेंज हो जाता है मैम उससे। यस फ्लूइड एक्सचेंज हो जाता है। यस बहुत अच्छा बताया आप सभी ने, और आई थिंक कि हमारा पूरा डाउट क्लियर हो गया है। और जैसे कि अति सर्वत्र वर्जयितम, ये नियम हमेशा लागू होता है, किसी की भी ज्यादा मात्रा ठीक नहीं है, भले वो पोटेशियम हो वो सोडियम। एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। यस बिल्कुल, गर्भिणी एक को जगह पे बैठना ही नहीं है सर, एक जगह पे बैठेंगे तो सूजन आने ही वाली है, तो इसीलिए वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको फिट को एलिवेट करके रखना है सोते समय भी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ये सूजन कम करा देते। ज्यादातर मेडिसिन की हम लोग रिकमेंड नहीं करते, ऐसे ही बता देते घरेलू। और बहुत ही ज्यादा हो गया तो लेप लगा दीजिए, या फिर वो गर्म पानी में सेकना और ठंडे पानी में सेकना, ये तो बहुत बेस्ट है। नींद भी अच्छी आ जाती है गर्भिणी को, बहुत अच्छा ये होगा, इससे मतलब अच्छा आराम मिलेगा। इसके प्रॉपर मैम आसन भी इतने सारे हैं इसके लिए, बहुत ही सारा, वो भी कंटिन्यू करते। और मेन आजकल का जो जनरेशन में प्रेगनेंसी में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि ये लोग खाने में भी पिज्जा खा लेंगे या पानी पूरी खाएंगे, तो उसके कारण भी बहुत सारा खाने की इच्छा है, वो बहुत चलता है। बिल्कुल यस सो आई होप इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यस बिल्कुल। पवन कुमार जी आप है ग्रुप में है क्या हमारे अपने गायनिक के? आइए फिर, ठीक है। सो आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर योगेश्वर जी, डॉक्टर कैलाश सर जी, डॉक्टर अवंतिका जी, सभी का आभार बहुत बहुत। डॉक्टर कमलप्रीत जी, आई होप आपका जो सवाल था उसका आपको जवाब मिल गया हो। डॉक्टर सोनम भी बिल्कुल, डॉक्टर जयदेव सिंह राघव जी, डॉक्टर शीलेंद्र ठाकुर सर जी, सभी को नमस्कार। तो आज के लिए रुके फिर उषा जी, पवन जी। यस फिर कल किसी नए विषय। यस बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पवन जी, और नमस्कार। जी मैम नमस्कार। आप बहुत अच्छे हो मैम।